हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जनरल कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टिनिटी एंड इक्विलिब्रियम। किसी भी रिएक्शंस के स्वतः प्रवर्तित होने के लिए और साम्य में रहने के लिए क्या सामान्य शर्तें होती है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतः प्रवर्तिता एवं साम्यावस्था की सामान्य शर्तें। आप सबको ये पता है कि उत्क्रमणीय रूपांतरण में तंत्र साम्यावस्था से अनंत सूक्ष्म विस्थापित होता है। मतलब जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है और जो अपना सिस्टम होता है उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम पाया जाता है या साम्य पाया जाता है। फिर भी ये रूपांतरण होता है, परंतु फिर भी तंत्र लगभग साम्य अवस्था में रहता है। रूपांतरण हो रहा है लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि तंत्र साम्य अवस्था में है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि साम्य अवस्था ही उत्क्रमणीयता की शर्त है। मतलब उत्क्रमणीयता के लिए क्या शर्त है? इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था उत्क्रमणीयता की कंडीशंस होती है। अब हम आगे बात करते हैं। तो यदि किसी परम ताप T पर Q रिवर्सिबल ऊष्मा का अवशोषण होता है तो जो एंट्रोपी में जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है जिसे कि हम ds से डिनोट करते हैं, तो उसके लिए जो इक्वेशन दे रखी है वो कौन सी है? ds इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, या हम रीअरेंज करके इस रिएक्शंस को लिख सकते हैं TdS इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल। अब हमें पता है यदि प्रक्रम में रूपांतरण अनुत्क्रमणीय होता है, अगर अनुत्क्रमणीय होता है तो वह प्रक्रम स्वतः ही होता है। नेचर्स में होने वाले जो सभी प्रक्रम होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं और स्वतः होते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा? ये केवल उसी कंडीशन में होगा जब TdS की वैल्यू Q रिवर्सिबल से ज़्यादा होगी। इक्वेशन 143 में आप देखिए जो अपने पास आई थी, TdS इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल, जो कि साम्यावस्था की शर्त होती है। लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए हमेशा TdS की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी? Q रिवर्सिबल से ज़्यादा होगी। और ये स्वतः किसी भी रिएक्शन के स्वतः प्रवर्तित होने के लिए अनुत्क्रमणीय की शर्त होगी। यदि हम इक्वेशन 143 और 144 को संयोजन करके रखते हैं तो हमें जो मिलती है इक्वेशन वो मिलती है TdS ग्रेटर देन और इक्वल टू Q रिवर्सिबल। मतलब TdS या तो बराबर होगा Q रिवर्सिबल के या ज़्यादा होगा। बराबर कौन सी कंडीशन में होगा? जब उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा साम्य अवस्था की तरफ अग्रसित होगा। और जब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा, कोई भी रिएक्शन स्वतः होगी या कोई भी प्रक्रम स्वतः होगा, उस कंडीशन में TdS की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी? Q रिवर्सिबल से ज़्यादा होगी। तो उत्क्रमणीयता के लिए जो शर्त होती है वो इक्वल वाली शर्त होती है, और जो अनुत्क्रमणीयता के लिए जो शर्त होती है वो ग्रेटर देन वाली शर्त होती है। ये इस तरीके से हम देखते हैं। अब हमें पता है जो जो ऊष्मागतिकी की जो प्रथम इक्वेशन है उससे अपने पास फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू du प्लस डब्ल्यू या डी प्लस डब्ल्यू। यहाँ E और U दोनों एनर्जी को बताते हैं। अभी इस Q वैल्यू इस यहाँ Q वैल्यू जो 145 इक्वेशन थी उसमें Q वैल्यू रखने पे हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। अब हम जब इसको रीअरेंज करते हैं D और W दोनों पदों को बाएं तरफ ले आते हैं तो जो इक्वेशन होती है हमारी ये बन जाती है। और जब हम W की वैल्यू PdV, हमें पता है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा ही था, W इज इक्वल टू PdV, उसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो जो फाइनल इक्वेशन अपने पास आती है वो आती है इक्वेशन नंबर 148, TdS माइनस DE माइनस PdV या तो ग्रेटर देन या इक्वल। इक्वल कौन सी कंडीशन में होगा? जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। और ग्रेटर कौन सी कंडीशन में होगा? जबकि प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होगा और कोई भी रिएक्शन स्वतः होगी। अब हम आगे बात करते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा या स्थिर ताप पर तंत्र का रूपांतरण। जब स्थिर ताप पर किसी भी सिस्टम को रूपांतरण किया जाता है या ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो उस समय जो नया पद मिलेगा हमें वो मिलेगा हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए, अगर कोई भी तंत्र की अवस्था में स्थिर ताप पर रूपांतरण होता है तो TdS को हम लिख सकते हैं, D को तो हम कॉमन बाहर ले लेंगे और T और S को ब्रैकेट में ले लेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन 147 थी उसमें हमने TdS की जगह क्या रख दिया? जो ये रख दिया हमने, ये वाला D और ब्रैकेट में TS, और ये हमने ये इक्वेशन लिख दी। अब जब हम इसको रीअरेंज करते हैं और इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो 155 जो इक्वेशन आती है वो आती है -D और ब्रैकेट में E माइनस TS ग्रेटर देन या इक्वल टू W। अब यहाँ पर जो हमें नया पद मिल रहा है एक E माइनस TS, ये क्या है? ये एक नया पद नए प्रतीक को जन्म देता है जो कि होता है A, और A को तंत्र की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एनर्जी, टेम्परेचर और एंट्रोपी ETS तीनों क्या है?
अवस्था फलन है, तो ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, अवस्था फलन हो जाएगा। अब जो इक्वेशन 155 है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई माइनस टी एस की जगह हम क्या लिख देंगे, ए, तो डी ए ग्रेटर देन या इक्वल टू डब्ल्यू, और जब इसका समाकलन कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस डेल ए या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू डब्ल्यू। अब इक्वल कब होगी, जब उत्क्रमण प्रक्रम होगा, और उत्क्रमण प्रक्रम में होने वाला कार्य अधिकतम होता है, तो उस कंडीशंस में इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अधिकतम होगी। और अनुत्क्रमण में इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि अनुत्क्रमण प्रक्रम में होने वाला कार्य हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो देखिए डेल ए को तंत्र की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। समीकरण 158 से स्पष्ट है कि समतापी रूपांतरण में तंत्र द्वारा किया गया कार्य हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी के बराबर अथवा उससे कम होता है। और हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा एक ही सार्थकता, यदि माइनस डेल ए ग्रेटर देन डब्ल्यू है तो यह तंत्र की स्वतः प्रवृत्ता को दर्शाती है। मैंने बताया था ग्रेटर देन वाली कंडीशंस स्पॉन्टिनिटी या स्वतः प्रवृत्तिता को दर्शाती है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को दर्शाती है, और जो इक्वल वाली कंडीशन है वो साम्य अवस्था को दर्शाती है। साम्य की अवस्था में ऊष्मा उत्क्रमणीय रूप से प्रवाहित होती है तथा उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है। हमें सबको पता है, हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसमें हमने पढ़ा था कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में होने वाला कार्य अधिकतम होता है, अर्थात हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी भी अधिकतम कार्य के बराबर होती है। अब हम आगे बात करते हैं स्थिर ताप व स्थिर दाब पर रूपांतरण। मतलब स्थिर ताप पर अगर रूपांतरण होता है केवल तो वो हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा को बताएगा, और स्थिर ताप और स्थिर दाब पर रूपांतरण होता है तो वहाँ हम नए पद जो आएगा वो हमारे पास आएगा गिब्स ऊर्जा। तो देखो जब हमने स्थिर ताप की बात करी तो ये वाला लिया, और स्थिर दाब पे बात करी तो ये वाला लिया। तो जो समीकरण 148 थी हमने वहाँ पर इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। अब जब दाब आयतन कार्य जब इस अवस्था स्थिर ताप और स्थिर दाब की बात करते हैं तो दाब आयतन के अलावा भी अन्य कार्य होता है, और अन्य कार्य को हम किससे व्यक्त करते हैं, डी डब्ल्यू ए से व्यक्त करते हैं। तो 148 में डी डब्ल्यू को भी मेंशन करने पे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, पी डी वी की जगह हमने डी पी वी कर दिया, और टी डी एस की जगह डी ब्रैकेट में टी एस कर दिया, ये दोनों पद हमने रख दिए। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, डी डब्ल्यू को इधर ले आते हैं तो हमें पास ये पद मिल जाता है। लास्ट में हमें जो पद मिलता है वो ये मिलता है। अब यहाँ देखो ई प्लस पी वी क्या होता है, ई प्लस पी वी होता है एच, और ये टी एस है ही, तो एच माइनस टी एस नया पद हमें मिलता है, और एच माइनस टी एस को हम बोलेंगे जी। जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, किसी भी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी। इस तरीके से हम एक नया पद मिल जाता है हमें इक्वेशन 161 से। यहाँ पर डी एच माइनस टी एस और एच माइनस टी एस होता है जी। देखो चरांकों का यह संयोजन ई प्लस पी वी माइनस टी एक नए पद को जन्म देता है, नए प्रतीक जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो हमने ए की बात करी थी वो क्या था, ई माइनस टी एस था, तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो इसकी जगह ए लिख सकते हैं, तो नया पद ये भी हो जाता है। जी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जी इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस, या जी या ई प्लस पी वी क्या हो जाता है, एच, तो हमने एच लिख दिया। अब यहाँ पे ई और टी एस को दोनों को मिलाते हैं तो वो होता है ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस पी वी। इस तरीके से जी को हम लिख सकते हैं। जी का तंत्र की गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा कहते हैं तंत्र की। जी जिन गुणों का संयोजन है वे सभी अवस्था फलन है। देख लीजिए आप यहाँ पे ई पी वी टी एस मतलब एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी सब के सब क्या है, स्टेट फंक्शन हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में जी भी क्या हो जाएगा, अवस्था फलन हो जाएगा। जी का उपयोग करने पर समीकरण 160 और 161 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। हम वहाँ पर जी लिख दिया पहले, और जब इसका समाकलन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है ये वाली इक्वेशन। यहाँ डेल जी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है। समीकरण 163 से स्पष्ट है कि तंत्र की स्थिर ताप एवं दाब पर रूपांतरण में गिब्स ऊर्जा में कमी तंत्र द्वारा आयतन कार्य के अतिरिक्त किए गए कार्य के बराबर या उससे अधिक होती है। जो कमी आ रही है गिब्स ऊर्जा में, या तो उसके बराबर होगी। बराबर कब होगी, जब साम्य अवस्था की शर्त होगी, और चूँकि बराबर उसका बराबर होगी तो उत्क्रमण प्रक्रम होगा, और अगर या उससे अधिक होगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमण प्रक्रम हो जाएगा। चूँकि ये अनुत्क्रमण की शर्त है, अतः उत्क्रमणीय रूपांतरण में गिब्स ऊर्जा में कमी स्थिर ताप और दाब पर दाब आयतन कार्य के अतिरिक्त किए गए अधिकतम कार्य के बराबर होती है।
उत्क्रमणीयता की शर्त में। अनुत्क्रमणीय रूपांतरण में किया गया कार्य अतिरिक्त कार्य ऊर्जा में कमी से कम प्राप्त होगा। माना क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कार्य किया जाता है वो अधिकतम होगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कार्य होगा वो कम होगा, तो जो गिब्स ऊर्जा में कमी से कम प्राप्त होता है। माना कि तंत्र साम्य अवस्था में है तथा रूपांतरण स्वतः होता है। इस रूपांतरण में दाब आयतन कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं होता है, अर्थात WA बराबर 0। तो समीकरण 163 क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे। जब कार्य नहीं होगा तो जरूर 0 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पे इसका साइन चेंज करते हैं तो साइन चेंज करने के बाद जो ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस डेल जी था, अब यहाँ से माइनस हटाया तो ये अपना साइन चेंज हो गया और जो इक्वेशन आती है वो ये आ जाती है, जो 164 इक्वेशन हो जाती है। अब हम आगे बात करें, साम्य अवस्था की स्थिति में वही डेल जी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो स्पॉन्टिनिटी या स्वतः परिवर्तित की स्थिति की उसमें माइनस डेल जी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी की प्रक्रिया की साम्य अवस्था तथा स्वतः परिवर्तन निर्धारित करने में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का बहुत महत्व है। अब देखिए, यदि डेल जी ऋणात्मक है तो अभिक्रिया स्वतः होगी अथवा वह परिवर्तन प्राकृतिक होगा। बिल्कुल होगा। अगर डेल जी नेगेटिव है तो उस कंडीशन में हमें पता है, हम मालूम कर सकते हैं किसी भी रिएक्शंस के लिए कि ये स्वतः परिवर्तित होगी, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा और वो प्रकृति में प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक क्यों बोला है, क्योंकि प्रकृति में होने वाले सारे स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं और स्वतः होते हैं। डेल जी इक्वल टू 0 मतलब साम्य अवस्था की शर्त आ गई। उस कंडीशन में क्या होगा, पूरा प्रक्रम साम्य में होगा, परिवर्तन जो होगा साम्य में होगा। और डेल जी धनात्मक होता है तो रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, मतलब स्वतः परिवर्तित नहीं होगी, प्रक्रम अस्वतः होगा। और विपरीत अभिक्रिया, अगर कोई दोनों तरफ अभिक्रिया चलती तो उस कंडीशन में जो अभिक्रिया होगी वो विपरीत अभिक्रिया स्वतः होगी। अगर अभिक्रिया तो स्वतः नहीं होगी, क्योंकि डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन उसके जस्ट जो अपोजिट रिएक्शंस होगी वो क्या हो जाएगी, स्वतः हो गई। इस तरीके हमने देखा कि डेल जी के द्वारा किसी भी रिएक्शंस के स्वतः होने या न होने को हम निर्धारित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।